तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सफर ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं क्लास 10th बायोलॉजी का 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर बायोलॉजी के ये 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो आपका बायोलॉजी का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। ये सभी प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो बताइएगा, मानव जो हृदय में होता है कितने कोष्ठक होते हैं? 2 होते हैं, 8 होते हैं, या 1 होते हैं, या 4 होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, ऐसे भी प्रश्न बनेगा तो आपको बता देना है। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है ऑक्सीजन बाहर? तो जल से निकलता है, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, या ग्लूकोज से निकलता है, या डिक्टियोजोम से निकलता है? बताइएगा किससे निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर जो निकलता है वो जल से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होगा। जल के जगह पे H2O दे देगा तो आपको क्या करना है? H2 लगा देना है। तो जल के जगह पे H2O दे देंगे तो आप घबराइएगा नहीं, तो H2 रहेगा तो H2 लगा दीजिएगा। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है C6 होता है, H12 होता है, O6। क्या होता है? C6 H12 और O6 होता है। और आप लोग बताइएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? C12 होता है, H22 होता है और O11 होता है। तो ये चीनी का सूत्र होता है। किसका? चीनी का सूत्र है। ये किसका है? चीनी का सूत्र है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, चीनी का सूत्र है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6 H12 O6 होता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? बताइएगा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो सबसे पहले ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा, सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। हमको यहाँ ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया है तो ऑक्सीजन का है 6। कितना है परमाणु? कितने परमाणु होते हैं? 6 होता है। कितना होता है? 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ हमको हाइड्रोजन का पूछता तो 12 हो जाता, अगर कार्बन का पूछता तो 6 हो जाता। लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा गया है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो 6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्वाटर अथवा घेंघा पनपता है। बताइएगा, तो घेंघा रोग जो होता है ना, ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक, अब बताइएगा आप लोग, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है रक्त की कमी से होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्वाइटर या अथवा घेंघा पनपता है तो ये आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो बताइएगा, कुटपाद जो है ना ये अमीबा में पाया जाता है। ये अमीबा में पाया जाता है, जिससे ये होता है ना, ये बगल में जो होता है कुटपाद के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करता है अमीबा। ठीक, ये जो है कुटपाद के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करता है। तो कुटपाद जो है ना ये अमीबा में पाया जाता है। किसमें? अमीबा में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याय होते हैं। बताइएगा, दांत जो है ये मुंह के अंदर होता है। मुंह में पाया जाता है अम्ल। क्या बनता है? अम्ल बनता है। मुंह में क्या बनता है? अम्ल बनता है। और मंजन कैसा होना चाहिए? क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए, जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, जिससे हमारा दांत सुरक्षित होता है। तो बताइए, दांत को साफ करने के लिए मंजन पर्याय होते हैं। कैसे होते हैं? तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी हरे पौधे होते हैं। क्या होते हैं सभी हरे पौधे? स्वपोषी होते हैं, या मृत पोषी होते हैं, या परजीवी होते हैं? इनमें से सभी होते हैं। लेकिन इसका 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बताइएगा, उभयलिंगी जंतु इसमें से कौन है? बताइएगा, तो केचुआ है, या मछली है, या शेर है, या बकरी है? ये 2014 में, 19 में और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार भी प्रश्न ये बनेगा तो आप लोग को बना करके आना है। ठीक, तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बताइए, उभयलिंगी मतलब क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों एक ही शरीर में पाया जाता हो, तो वैसे जंतु को उभयलिंगी जंतु कहा जाता है। उभयलिंगी जंतु कहा जाता है।
वैसे जंतु जिसमें नर लिंग और मादा लिंग दोनों एक ही जीव के अंदर मौजूद हो, वैसे लिंग को कहते हैं उभयलिंगी जंतु। ठीक, तो केचुआ जो होता है ना, इसमें नर लिंग और मादा लिंग दोनों लिंग इसमें उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे उभयलिंगी जंतु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नो का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, बताइएगा। तो बताए थे अमीबा जो है ना अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, बताइएगा। तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पौधे का रंग हरा हो जाता है, बताइएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, बताइएगा। कौन सा धातु पाया जाता है, बताइएगा। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। आप लोग को याद रखना है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। ठीक, ये भी याद रखना है। और 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। मधुमेह की कमी से कौन सा रोग, मधुमेह किसके कारण होता है, बताइएगा। स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है। ठीक, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। और एड्स किसके कारण होता है, एड्स किसके कारण होता है, ये जो होता है ना, एड्स जो होता है ये शारीरिक संबंध बनाने के हेतु एड्स हो जाता है। ठीक, और नर और मादा जब सेक्स करता है तो इसके कारण एड्स हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, बताइएगा। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अमीबा में अधिकांश पोषक कैसे होता है, बताइए। अब अमीबा में अधिकांश पोषक कैसे होता है, तो अंतःग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बताइएगा। तो हरे पेड़ पौधे में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय घिरा हुआ है, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पेरिगार्डियम नामक एक झिल्ली होता है जिससे मानव का हृदय घिरा हुआ होता है। ठीक, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, बताइएगा। श्वेत रक्त कोशिका को WBC कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल, यानी कि इनकी जो जीवन अवधि होती है कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन तक ये जीवित रहते हैं, 12 से 20 दिन तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो हीमोग्लोबिन नहीं होता है किसमें, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारे रक्त लाल दिखाई पड़ते हैं। तो रक्त जो लाल दिखाई पड़ता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं प्रश्न 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न 9 क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। तो एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की जगह पे ऐसे भी प्रश्न बनेंगे, यहाँ देगा रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया हो जाएगा। रक्त की कमी से पूछेगा तो रक्त की कमी से एनीमिया हो जाएगा। आरबीसी की कमी से पूछेगा तो आरबीसी की कमी से ही एनीमिया रोग होता है। तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको सतर्क रहना है और सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तभी आपका प्रश्न जो है ना किसी भी तरीके से देगा तो आप बना ही लीजिएगा। ठीक, तो हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है और इसीलिए आरबीसी के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा। यानी आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है, याद रखिएगा, यानी कि लाल रक्त कोशिका, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, बताइएगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रेनल द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। गार्ड कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है, बताइएगा। गार्ड कोशिका में जो है ना कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी जो है ना, भीतरी भित्ति इनकी मोटी होती है गार्ड कोशिका की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कि इसका ए राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, बताइए। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो बताइएगा आरबीसी है। कौन है, आरबीसी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन यहाँ दे दे, आरबीसी की जगह पे आपको हीमोग्लोबिन भी दे सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है हीमोग्लोबिन।
ठीक, हीमोग्लोबिन भी आपको दे सकता है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन 23 में, 21 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है बताइएगा, तो आरबीसी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बताइएगा। तो पौधे में जो गैस होता है ना, गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है बताइएगा। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ये प्रश्न हम आपको अभी बताए हैं और यही प्रश्न 2019 में 23 में पूछा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं प्रश्न 25 की ओर। तो 25 प्रश्न, अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो बताइए, रक्तदाब को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कहा जाता है। रक्तदाब को अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कहा जाता है। ठीक, और इसको मापने में किया जाता है, किसका उपयोग बताइएगा, कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो बाहों में लगाया जाता है। हाथ आप डॉक्टर देखते होंगे और उसको हाथ में लगा देता है और इसे पंप करता है कि नहीं, स्फेग्नोमेनोमीटर होता है, उससे पंप करता है जिसे बीपी मापा जाता है। और बीपी का जो रेशियो होता है 120 बटा कितना होता है, 80 होता है, कितना होता है। और ये जो होता है सामान्य रक्तदाब होता है, 120 बटा 80 होता है, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है। तो स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 25 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है बताइएगा। तो अर्ध प्रागम्य झिल्ली है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। दो तंत्रिका कोशिका के माध्यम खाली स्थान को क्या कहते हैं। जब देखिए दो तंत्रिका कोशिका है, ठीक, दो तंत्रिका कोशिका है, मान लीजिए ये जो बीच में खाली स्थान बच गया, इसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, सिनेप्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है बताइएगा। मानव की जो मूत्र होती है उसमें यूरिया कितना प्रतिशत होता है। तो 2% होता है, 2%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पानी पूछे यानी कि जल कितना प्रतिशत होता है मानव के मूत्र में, तो 96% होता है। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है, तो 28 का प्रश्न क्या बोल रहा है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 2% होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, तो गोंद है, टेनिन है, रेजिन है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है बताइएगा। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है बताइएगा। वृक्क जो है ना कैसी होती है, तो ऐसी होती है। वृक्क कैसी होती है, ऐसी होती है, सिम के बीज के आकार का होता है, सिम के बीज के आकार का होता है। और ये 2 गो होता है, 1 और 2 होता है, दोनों साइड में होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा वृक्क कितने होते हैं, 2 होते हैं, कितने जोड़ी होते हैं, तो 1 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी, 1 जोड़ी है ना, 1 जोड़ी मतलब 2 गो होगा, तो 1 जोड़ी होते हैं वृक्क, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का था, निम्नलिखित में वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है। तो नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है बताइएगा। किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है बताइएगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना, ये यानी कि पुरुष में बनता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, या एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन, ये स्त्री में बनता है, महिलाओं में बनता है। ये पुरुष में बनता है, ये महिला में बनता है हार्मोन। और इसी हार्मोन की वजह से क्या होता है, किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे मूंछ का आना हो गया, गला का आवाज़ क्या होता है, भारी हो जाना होता है। जैसे पुरुष में देखे होंगे किशोरावस्था में गला का आवाज़ भारी हो जाता है, ठीक, मूंछ आ जाता है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और स्त्री में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना, ये स्त्री में होता है। वैसे क्या होता है, आवाज़ पतला हो जाता है, मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन का कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर, ए और बी दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंडाणु निषेचित होता है बताइएगा। तो फ्लोपियन नलिकाओं में इसको फ्लोपियन ट्यूब भी बोला जाएगा, अंडवाहिनी भी बोला जाएगा, डिम्ब वाहिनी भी बोला जाएगा। ये कोई भी प्रश्न आ जाए यानी कि इसका नाम बदल बदल के देगा, फ्लोपियन ट्यूब दे देगा, अंडवाहिनी दे देगा, डिम्ब वाहिनी दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है। कुछ भी पूछ दे, अगर आप यहाँ से पढ़ के गए हैं ना, तो आप बना के ही आइएगा, ठीक। तो अंडाणु निषेचित होता है तो फ्लोपियन ट्यूब में यानी कि फ्लोपियन नलिका में, डिम्ब वाहिनी में, अंडवाहिनी में, कुछ भी दे दे आपको लगा देना है, ठीक, घबराना नहीं है। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बताइएगा। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका जो है ना, ये पुरुष में पाया जाता है, यानी कि मादा और स्त्री में नहीं पाया जाता है। ये पुरुष में पाया जाता है, यानी कि नर में पाया जाता है। तो 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? पराग कोश में होता है, बताइएगा। तो पराग कोश में परागन होता है, पोषे परागकोश, पोषे परागकण। याद रखिएगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो 34 का क्या हो जाएगा? पराग कोश में होता है तो परागकण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। फूल में नर प्रजनन अंग है, बताइएगा। फूल में जो है नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? बताइएगा। ईस्ट में जो होता है ना, अलैंगिक जनन जो होता है ना, मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा जो है ना, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। अब पूछेगा मुकुलन जो है ना, इसमें कैसी जनन होता है? तो लैंगिक या अलैंगिक? अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। इसमें है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? बताइएगा। तो डार्विन ने लिखा था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। मानव का उद्भव स्थान है, तो बताइएगा। तो अफ्रीका है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है क्या? होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो बताइएगा। अपेंडिक्स जो होता है ना, ये अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 की ओर। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? बताइएगा। तो मटर का पौधे का उपयोग किया था, ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएगा। मेंडल को आनुवंशिकी की पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है, याद रखिएगा। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल ने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का चयन किया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा 40 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, 41 की ओर। सुपोषी पोषक के लिए आवश्यक है, बताइएगा। तो क्या आवश्यक है? तो पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी हो जाएगा। सुपोषी पोषण के लिए, सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न 42 की ओर। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बताइएगा। वसा पर क्रिया करता है लाइपेज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जो से जाइलम, जो से जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जल परिवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है? बताइएगा। तो गिल्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा करती है। मछलियाँ जो है ना, किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स के द्वारा करता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। बताइए, मनुष्य जो है ना, फेफड़ा के द्वारा श्वसन करता है। फेफड़ा के द्वारा मनुष्य कौन करता है? मनुष्य जो होता है ना, ये फेफड़ा के द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कॉकरोच में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम में क्या पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक, मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन कॉकरोच में यहाँ पूछा है, यहाँ खुला परिसंचरण तंत्र पूछा है। तो 45 का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किस में? तो कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। ओजोन परत पाई जाती है, बताइएगा। ओजोन परत जो पाई जाती है वायुमंडल के निचली सतह पर या ऊपरी सतह पर या दोनों पर, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। 46 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो बताइए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो जाइगोट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। और नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन से जाइगोट बनता है और इसी को निषेचन कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। जाइगोट जो होता है ना, 2 गुणित होता है, 2n, यानी कि 2 गुणित होता है। लेकिन नर युग्मक जो होता है एक गुणित होता है, मादा युग्मक 1 गुणित होता है, और ये जब मिलता है जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और ये 2 गुणित हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है,
कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है बताइएगा। तो श्वसन की क्रिया जो है ना सभी जीवों के लिए, जानवर हो वो भी श्वसन करते हैं, मनुष्य हो वो भी श्वसन करते हैं, कीट हो पतंगे हो सभी श्वसन करते हैं। इसीलिए कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो श्वसन की प्रक्रिया जो है ना, श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, याद रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न 49 की ओर। मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है बताइएगा। करीबी जो है चिंपैंजी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। आप लोग सुने होंगे मनुष्य जो है ना चिंपैंजी के बहुत अधिक करीब संबंधी है, यानी कि मनुष्य सबसे अधिक करीब संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी है। चिंपैंजी है मनुष्य से मिलता जुलता दिखाई देता है। अब चलते हैं प्रश्न 50 की ओर। कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप जिसका ओ हो जाएगा ना वो सबको जो है ना रक्त दे सकता है, लेकिन जिसका ए बी ब्लड ग्रुप हो वो सबसे ब्लड ले सकता है। ये जो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ वाला जो हो जाएगा सर्वदाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वदाता हो जाएगा। सर्वदाता यानी कि सबको अपना खून यानी कि ब्लड दे सकता है, लेकिन ब्लड ग्रुप ए वाला जो होगा, ए बी वाला जो होगा ये सबसे ब्लड ले सकता है। क्या करेगा, ले सकता है। ये सर्वग्राही हो गया। ये क्या हो गया, सर्वग्राही। ये सर्वग्राही हो गया। कौन हो गया, ब्लड ए बी ग्रुप वाले जो व्यक्ति होंगे वो सर्वग्राही होंगे, सबसे ब्लड ले सकते हैं, सबसे खून ले सकते हैं, सबसे रक्त ले सकते हैं, ठीक। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ वाला जो होगा ना, ब्लड ग्रुप ओ वाला ये सबको रक्त दे सकता है, सबको रक्त दे सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सर्वदाता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या 50 का क्या था, कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है ना ऑप्शन नंबर सी में है, तो सबको रक्त दे सकता है। तो आशा करते हैं ये सभी 50 क्वेश्चन को आप याद कर ही लिए होंगे। ये VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और ये सभी प्रश्न को आप अगर कर लीजिएगा ना तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, हर साल बनता है और इस बार भी बनेगा। और इस सभी प्रश्न को आप 2 बार 3 बार वीडियो देख करके याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है। और जो भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और उसको रिपीट किया जाता है, और यही प्रश्न आपको बनेगा और आप लोग बना के ही आइएगा और एग्ज़ाम को फोड़ दीजिएगा। आप सभी अंत तक इस वीडियो को देखें, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।